नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर्ट ज्ञान कला में। और मैं ज्योति चौहान, देख रहे हैं आप यूथ कंपटीशन का पेपर में सॉल्व करा रही थी। बीच में जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी उनकी वजह से कुछ मैं नहीं दे पा रही थी वीडियो ये, लेकिन फिर से मैं लेकर आई हूँ और इसको हम जल्दी से पूरा करेंगे ताकि आगे का सिलेबस भी हम कर सकें। आगे का जो भी क्वेश्चन पेपर है उनको भी हम कर सकें, जिससे आप देख रहे हैं वैकेंसी जल्दी आने वाली है और विद इन 6 मंथ कंप्लीट भी कराई जाएंगी। तो हमारा इसमें पूरा कोर्स एंड रिवीजन दोनों चीजें हो जाएं, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। एक चीज और मैं बता दूं, मेरा नया बैच शुरू हो चुका है अप्रैल से। जिन लोगों को ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं, अभी भी कंटिन्यू है। अब हम देखते हैं इसमें, देखिए आगे हमें करना फर्स्ट, आज मैं पढ़ा रही हूँ आपको मौर्यकालीन स्तंभ कला। आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, इसका 44 नंबर का मतलब फर्स्ट क्वेश्चन है, उसको देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें मौर्यकालीन स्तंभ कला में और मूर्ति कला में कुषाण काल के दौरान पल्लवित पुष्पित बौद्ध स्थल है। तो देखिए ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कंकालिट्टा मथुरा, दूसरा भरूच, तीसरा संघोल और चौथा पेशवर। तो देखिए इसमें ऑप्शन दिए हैं कि ए है, ए बी सी सही है, बी सी और डी सही है, ए सी और डी सही है, या फिर डी ऑप्शन दिया है, डी ए और बी सही है। तो इसमें देखिए भरूच को छोड़कर शेष तीनों विकल्प सही हैं, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अशोक के पोते दशरथ ने इनमें से किस गुफा का निर्माण कराया था। तो देखिए अशोक के पोते दशरथ ने बादामी, गोपिका, सीतामढ़ी या लोमस ऋषि का निर्माण कराया था। तो अगर हम बात करें तो दशरथ ने लोमस ऋषि का भी निर्माण कराया था, गोपिका का भी निर्माण कराया था, लेकिन वहां पर जो जितनी गुफाएं हैं नागार्जुन पहाड़ी पर, उन गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध जो है वो गोपिका गुफा है। गोपिका गुफा की श्रेष्ठता ज्यादा है, इसीलिए हम इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे कि इसको बाद में देंगे लोमस ऋषि को, ठीक है। तो गोपिका गुफा को हम मानेंगे। इसका आंसर क्या है, बी है। वैसे दोनों ऑप्शन सही हैं। अगर आता कि ऑप्शन में कि दोनों ऑप्शन सही हैं तो हम दोनों का ही इसको चूज कर सकते थे। अब हम लिखेंगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बराबर की नागार्जुन पहाड़ी पर कितनी गुफाओं की नक्काशी हुई है। तो देखिए बराबर और नागार्जुन पहाड़ी पास पास में ही है और इन दोनों पर पूछा गया है कि नक्काशी हुई है कितनी गुफाओं में हुई है, 10, 12, 5 या 7। तो ये हुई है 5 गुफाएं हैं, वहां पर 5 गुफाओं पर नक्काशी की गई है। इन्हें सही कालक्रम में व्यवस्थित करें। देखिए प्रश्न कई बार आ चुका है, केवीएस और डीएसएस में बहुत ज्यादा रिपीट होता था। देखिए एनवीएस में भी लिखा हुआ है। तो देखिए इसमें ऑप्शन दिए हैं, लोमस ऋषि, भाजा काली, खड़गगिरी। बी है भाजा काली, लोमस ऋषि, खड़गिरी। फोर्थ ऑप्शन है खड़गिरी, लोमस ऋषि, भाजा काली। लोमस ऋषि, खड़गिरी या भाजा काली। तो देखिए ये सबसे पहले आती है आपकी लोमस ऋषि गुफा, उसके बाद भाजा काली, फिर उसके बाद खड़गिरी गुफा, खंडगिरी। ये खड़गिरी यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसको खंडगिरी बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद खंडगिरी आती है। नेक्स्ट देखेंगे इसमें, प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प परखम यक्षमित से संबंधित है। शुंग काल, गुप्त काल, मौर्य काल, कुषाण काल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इस साल भी आ जाए। तो ये किससे संबंधित है, परखम यक्ष की प्रतिमा मौर्य काल से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट है, अशोक स्तंभों के शीर्ष पर अधिकांश बाघ, हाथी को दर्शाया गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मूर्ति कला से प्रश्न आता है। किसको दर्शाया गया है, 3 ऑप्शन आपको दे देता है, चौथा पूछता है, इसमें 2 दिए हुए हैं, तीसरा पूछा गया है, घोड़ा, गैंडा, वृषभ या गाय। तो बाघ, हाथी और तीसरा कौन सा है, वृषभ है, ठीक है। यहाँ पर जो स्पेस है वहां पर वृषभ आएगा, बैल। 50 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में किस प्रांत में सांची का महास्तूप स्थित है। तो देखिए सांची का महास्तूप का स्थान पूछा है, कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या छत्तीसगढ़। तो सांची का महास्तूप कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, पशु आकृति युक्त मोरे कहाँ पाई जाती हैं। तो ऑप्शन है राजघाट, सारनाथ, नालंदा या मोहनजोदड़ो। देखिए ऑप्शन है राजघाट, सारनाथ, नालंदा या मोहनजोदड़ो। कहाँ पर है, मोहनजोदड़ो में। पशुयुक्त जो आकृति हमारी पाई जाती है वह मोहनजोदड़ो से हमें प्राप्त होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं, मौर्यकालीन निर्मित अशोक स्तंभ पर किस देश का प्रभाव है, भारत, चीन, ईरान या रोम। किसका प्रभाव है, मौर्यकालीन निर्मित स्तंभ पर
किस देश का प्रभाव है? तो देखिए इस तरह का प्रश्न ये आता है, टीजीटी में ही दिया हुआ है। तो इस स्तंभ पर जो प्रभाव है वह ईरानी प्रभाव है। जो इसकी नक्काशी है, इनको कहा जाता है कि इन स्तंभों पर नक्काशी जो है वो ईरानी प्रभाव, उस पर स्पष्ट रूप से उसकी छवि दिखाई देती है हमें। 53 नंबर का क्वेश्चन है, अशोककालीन स्तंभ के शीर्ष पर आकृतियां हैं। यक्षिणी की, राजाओं की, पक्षियों की या पशुओं की? किसकी आकृतियां हैं? पशुओं की आकृतियां। अशोककालीन स्तंभ के शीर्ष पर पशु की आकृतियां, आपने देखा होगा पशुओं की आकृतियां बनी हुई है। 54 नंबर का क्वेश्चन है, सम्राट अशोक किस राज्य पर चढ़ाई के बाद बौद्ध बने थे? तो देखिए सम्राट अशोक के बारे में कहा गया है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड या उत्कल प्रदेश। तो डी है उत्कल प्रदेश। ये प्रश्न आ चुका है टीजीटी 2009 में। अशोक, और ये और भी उसमें आया हुआ एग्जाम में, अशोक ने किस बौद्ध संगीति का आयोजन किया था? तो इन्होंने किया था तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन। अब हम आ जाते हैं इधर, सम्राट अशोक की राजधानी थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सीधा साधा सरल क्वेश्चन है, काशी थी, कलिंग थी, पाटलिपुत्र थी या राजस्थान थी? तो कौन सी थी? पाटलिपुत्र। अब नेक्स्ट देखते हैं, अशोककालीन शिलालेखों को पढ़ने में प्रथम सफलता किसने प्राप्त की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। जेम्स प्रिंसेप ने, जॉन मार्शल ने, विलियम जेम्स ने, राखलदास बनर्जी ने? तो किसने की थी? जेम्स प्रिंसेप ने हासिल की थी ये सफलता इस लिपि को पढ़ने में। और 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप, देखिए नीचे दिया हुआ भी है, विद्वान ने अशोक के लेखों का उद्घाटन किया था और इन्होंने लेखों के जो यहाँ की जो लिपि थी उसकी पहचान सिंगल राजा तिरस से कर डाली थी। ठीक है, अब हम देखते हैं अशोक स्तंभ किससे बने थे? चुनार सैंडस्टोन से, ब्लैक स्क्रिप्ट से, रेड सैंडस्टोन से या ग्रेनाइट सैंडस्टोन से? तो ये अशोक के समय की जो मूर्ति कला थी या वास्तुकला थी उसका बहुत अच्छा प्रश्न है और मेनली मैं कहूंगी इम्पोर्टेंट प्रश्न तो है ही ये, क्योंकि आपको एक जीके के तौर पर भी याद होना चाहिए। अशोक स्तंभ बने थे चुनार सैंडस्टोन से। ये अशोक स्तंभों की एक विशेषता के रूप में भी आता है। सांची और भरहुत किस काल में बना था? सांची और भरहुत का जो स्तूप है वो किस काल में बना था, ये पूछा गया है। गुप्त काल, शुंग काल, कुषाण काल या मौर्य काल? तो किस युग में बना था? शुंग काल में। सांची और भरहुत का स्तूप शुंग काल में बना था। अशोक के किस अभिलेख पर मयूर की आकृति है? प्रश्न भी अच्छा है। इलाहाबाद, सारनाथ, और ये पीछे भी आ चुका है मुझे लगता है लुम्बिनी, नंदनगढ़। तो किस पर है? नंदनगढ़, लौरिया नंदनगढ़। बुद्ध की मूर्तियां बनवाई गई थी कनिष्क काल में, बौद्ध काल में, यूनानी काल में या गुप्त काल में? तो बुद्ध की मूर्तियां किस काल में बनवाई गई थी? कनिष्क के काल में। विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ पर स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा स्तूप स्थित है आपका जावा, इंडोनेशिया। ठीक है, सी, जावा इंडोनेशिया में स्थित है। नेक्स्ट है, संसार की सबसे पुरानी लिपि कौन सी है? तो देखिए संसार की सबसे पुरानी लिपि ब्राह्मी लिपि है। ये आप ऐसे भी याद रखेंगे, याद होना चाहिए आपको ये प्रश्न। संसार की सबसे पुरानी लिपि ब्राह्मी है, बाकी सब बाद में आई थी। अशोक स्तंभ पर लिखी लिपि कौन सी है? तो अशोक के स्तंभों की जो लिपि है वह भी ब्राह्मी ही है। चैत्य कहा जाता है, चैत्य किसको कहा जाता है? पूजा घर, निवास स्थान, गर्भगृह या गैलरी? तो चैत्य कहा जाता है पूजा घर को। ठीक, भगवान बुद्ध के पहले उपदेश का स्थल कौन सा था? सबसे पहला उपदेश इन्होंने दिया था सारनाथ उत्तर प्रदेश, बिहार, ललितगिरी, उड़ीसा या जयपुर में दिया था। तो इन्होंने सबसे पहला जो उपदेश दिया था वह कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। ठीक है, ए ऑप्शन इज द राइट। सारनाथ में इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था। 67 का है, चाणक्य किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो देखिए अर्थशास्त्र के, धनुर्विद्या, ज्योतिष के लिए, खगोल शास्त्र के लिए। तो चाणक्य प्रसिद्ध हैं अर्थशास्त्र के लिए। बौद्ध भिक्षु किसमें रहते थे? तो देखिए बौद्ध भिक्षु कहाँ रहते थे? बौद्ध भिक्षु रहते थे बिहार गुफाओं में, क्योंकि आप देखते हैं अजंता में भी दो प्रकार की गुफाएं बनी हैं, एक बौद्ध है और एक चैत्य है। तो चैत्य होते थे उनका पूजा गृह जहां पर वे पूजा करते थे, बिहार जहां पर वह आराम करते थे, रहते थे, खाना पीना करते थे, वह बिहार होती थी, जिसको सखाराम भी कहा जाता है। सांची की साल भंजिका यक्षी आकृतियां किस काल की हैं? आंध्र काल की, गुप्त काल की, सिंधु काल की कि चंदेल काल की? तो कब की है? आंध्र काल की है। सांची जाना जाता है सीमेंट फैक्ट्री के लिए, बौद्ध स्तूप के लिए, हीरे की खान के लिए, विष्णु मंदिर के लिए? तो किसके लिए? बौद्ध स्तूप के लिए जाना जाता है। ठीक,
नेक्स्ट है इंडिका नामक पुस्तक लिखी है, किसने लिखी है? तो ये इंडिका जो पुस्तक है ये मौर्य काल में लिखी गई पुस्तक है। 72 है महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण स्थल कुशीनगर का आधुनिक नाम क्या हो गया है? पटना, कास्य पटना, कसिया, गया, सैदपुरी, भीतरी। तो क्या है? कसिया है। देखिए एक चीज और मैं बता दूं, बहुत सारी जगहों के नाम चेंज हुए हैं, तो जिन जगहों के नाम चेंज हुए हैं उनको आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे अभी काफी सारी अभी होशंगाबाद का भी चेंज हुआ है, तो इस तरह से आपको ये चीजें बहुत याद रखनी है, इन पर प्रश्न आ सकता है। सुंग स्कूल ऑफ आर्ट कब पड़ा? तो देखिए सन दिया हुआ है 184 से 172 ईसा पूर्व, 175 से 150 ईसा पूर्व, 190 से 180 ईसा पूर्व, 194 से 184 ईसा पूर्व। तो आंसर होगा 184 से 172 ईसा पूर्व। स्तूप प्रतीक है किसका है? तो स्तूप देखिए किसका प्रतीक है? समाधि का, चैत्य का, बिहार का या महापरिनिर्वाण का? तो स्तूप प्रतीक है समाधि का। देखिए हम प्रश्न देख रहे हैं आप, सारनाथ स्तंभ पर किस पशु की आकृति नहीं बनी है? तो नहीं बनी है किसकी नहीं बनी है? क्योंकि आप जानते हैं सारनाथ शीर्ष स्तंभ पर जो आकृति बनी है वह सिंह की बनी है, ठीक। तो इसमें दिया हुआ है गाय की आकृति नहीं बनी है। आंसर नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे, सांची स्तूप कहाँ पर स्थित है? उज्जैन, विदिशा, भोपाल या इंदौर? सांची कहाँ पर स्थित है? विदिशा में स्थित है, ठीक है। सारनाथ पिलर कब बना? सारनाथ पिलर, ये जो सारनाथ स्तूप था ये कब बना था? पिलर 3री शताब्दी ईसा पूर्व, 4थी शताब्दी ईसा पूर्व, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व? तो ये 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनाया गया था। अशोक पिलर जो लोरिया नंदनगढ़ बिहार में स्थित है, इसकी ऊंचाई पूछी गई है, ठीक है। तो ऊंचाई देखिएगा कितनी है, 9.5 मीटर, 9.6 मीटर, 9.7 मीटर एंड 9.8 मीटर। तो ये आएगी आपकी 9.7 मीटर। नेक्स्ट है, सांची के स्तूप हैं आकार में चौकोर, आकार में आयताकार, आकार में अर्धवृत्ताकार, आकार में त्रिभुजाकार। तो कैसे हैं सांची के जो स्तूप हैं, वो उनका आकार कुछ इस तरीके का है, ठीक है। अर्धचंद्राकार, अर्धवृत्ताकार हम जिसको कह सकते हैं। अब हम आ जाते हैं गुप्तकालीन कला पर। तो देखिए गुप्तकालीन कला में है, गुप्तकालीन सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा किस संग्रहालय में रखी हुई है? तो ये देखिए ब्रिटिश म्यूजियम लंदन, और दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है बर्मिंघम म्यूजियम बर्मिंघम, लूवर म्यूजियम पेरिस, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। तो इसका आंसर है बर्मिंघम म्यूजियम बर्मिंघम में, ठीक है। ये गुप्तकालीन सुल्तानगंज से प्राप्त जो बुद्ध की प्रतिमा है वो कांसे में बनी हुई है, वह सुरक्षित रखी गई है यहाँ पर। 81 है, इन्हें आपस में मिलाएं। मतलब मैचिंग के क्वेश्चन दिए हैं, मैचिंग के क्वेश्चन नेट में बहुत आते हैं और एक दो क्वेश्चन आपको टीजीटी में भी जरूर आएगा। मतलब हर स्टेट की कला में एक दो क्वेश्चन जरूर ऐसा आता है जो आपको बोलेगा कि इनको आपको मैच करना है, ठीक है। तो चलिए हम इनको मैच कर लेते हैं। सबसे पहले इन्हें आपस में मिलाएं। तो देखिए इनको आपस में मिलाना है। पहला है गुप्त काल। तो गुप्त काल में अगर आप देखेंगे कि गुप्त काल में जैसे आपको जानकारी है गुप्त काल में क्या क्या हुआ था, तो कला का स्वर्ण युग, कला का प्रथम स्वर्ण युग क्या कहलाता है? गुप्त काल कहलाता है, ठीक है। तो हम देखते हैं इनमें कुछ है, वास्तुकला का सुनहरी, मृग कला का सुनहरी युग, कुत्ते के साथ महिला, वास्तु। तो ये हमें सही लग रहा है, इसका मतलब हम पहले को मिला देते हैं सेकंड से। दूसरा है शाहजहां काल। शाहजहां के काल में आपको पता है किसका स्वर्ण युग रहा? वास्तुकला का, ठीक है। अब हम देखते हैं कि बी का फर्स्ट मिलता है, बीवी दोषी। तो देखिए बीवी दोषी और राम किंकर बैच, राम किंकर बैच को आप जानते हैं, इन्होंने क्या बनाया है? कुत्ते के साथ महिला। तो इनका जो चित्र है आप देख रहे हैं, डी को हम बनाएंगे थर्ड पर। तो इस तरह से आपको जो ये ऑप्शन जाता है वो जाता है फर्स्ट में, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, गुप्त काल में संबंधित मूर्तियों में गंगा मूर्ति कला इनमें से किस जानवर पर खड़ी दर्शाई गई है? गंगा मूर्ति कला पूछी गई है, किस जानवर पर खड़ी दर्शाई गई है? तो मगरमच्छ पर, कछुए पर, शेर पर या मछली पर दर्शाई गई है?
वह मगरमच्छ पर दर्शाई गई है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में विदिशा के समीप स्थित उदयगिरी गुफाएं से संबंधित हैं मौर्य काल से, वाकाटक काल से, गुप्त काल से कि सातवाहन काल से। तो ये संबंधित है आपकी गुप्त काल से। 5वीं शताब्दी के ध्यानमग्न बुद्धा किससे संबंधित हैं? तो ये संबंधित है गुप्त काल से। ठीक है। गुप्त सिक्कों का पहला संग्रह कहाँ पाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डीएसएसपी में आया 2018 में, और हो सकता है आपके क्वेश्चन पेपर में आ जाए। कालीघाट, मध्य प्रदेश, पटना या महाराष्ट्र में? तो देखिए इसका आंसर है कालीघाट। गुप्त सिक्कों का पहला संग्रह कालीघाट में मिलता है हमें। नेक्स्ट देखते हैं, गुप्त अवधि की मूर्तियों को निम्नलिखित विशेषताएं कौन सी हैं? तो गुप्त अवधि की मूर्तियों की निम्नलिखित विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं। बालकनी और छतरी के साथ स्तूप, ग्रीको रोमन शैली और तकनीक, देवताओं के चारों ओर होलों की विस्तृत सजावट, उभरी हुई नक्काशी, मूर्तिकला, धर्म संघ। ये प्रश्न एनवीएस या केवीएस में भी आया है, डीएसएसपी में भी आया हुआ है, और केवीएस या एनवीएस में से भी एक में किसी में आया हुआ है। तो ये है, देवताओं के चारों ओर होलों की बहुत अच्छे से सजावट की जाती थी, बड़ी सजावट की जाती थी। तो लिखा विस्तृत सजावट इज द राइट आंसर। गुप्त काल की शोभायान मूर्तिकला महाभरा इनमें से किस स्थान पर स्थित है? तो देखिए गुप्त स्थान की जो मूर्ति कला है वह कहाँ पर है? उदयगिरी में है। ठीक। नेक्स्ट है, गुप्त शैली के निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? गुप्त चित्रकार वर्णनात्मक दृश्यों को महत्व देते थे। सारनाथ की बैठे हुए बुद्ध की मूर्तियों को विक्टोरिया संग्रहालय कोलकाता में रखा गया है। गुप्त चित्रकला शैली में आभा मंडल सर्वाधिक उल्लेखनीय विशेषता है। सारनाथ की बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति तांबे द्वारा निर्मित है। अब इसमें से कौन सा आंसर बिल्कुल सही है? तो देखिए आपको ये कैसे करना है, आपको ये देखना है कि इनमें से कौन सा सही है, किसके बारे में सही सेंटेंस बोला गया है। तो देखिए गुप्त शैली से पूछा है तो गुप्त शैली में हम ध्यान देंगे। तो इसमें आएगा गुप्त चित्रकला शैली में आभा मंडल सर्वाधिक उल्लेखनीय है। ठीक है, राइट आंसर इज द सी। अब लिखेंगे, विष्णु धर्मोत्तर पुराण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? पर्सी ब्राउन ने, स्टेला क्रैमरिस ने, रॉबर्ट क्लाइव ने या जेम्स फर्ग्यूसन ने? किसने किया था? स्टेला क्रैमरिस ने। रामपुरबा बुल कैपिटल कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, सारनाथ संग्रहालय, राष्ट्रपति भवन, पटना संग्रहालय। तो कहाँ पर है? राष्ट्रपति भवन में आप देख सकते हैं, नई दिल्ली में। मेघदूत किसकी रचना है? बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है। कालिदास की, बाणभट्ट की, वाल्मीकि की या कपिल मुनि की? तो इस साहित्य से भी आपके यहाँ प्रश्न आते हैं। कालिदास मेघदूत की रचना है जिस पर बहुत सारे चित्र भी बने हैं। मेघदूत, बॉश। अजंता का श्रेष्ठ कार्य किस काल में हुआ? ये प्रश्न जरूर आता है। तो देखिए अजंता का श्रेष्ठ कार्य गुप्त काल में माना जाता है। अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता हैं कौन है? कालिदास। ठीक। उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं किस काल की हैं? किस काल की हैं? शुंग काल की हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, उदयगिरी की गुफाएं किस धर्म से संबंधित कला को दर्शाती हैं? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म? तो किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। भारतीय कला का स्वर्ण युग है प्रागैतिहासिक युग, गुप्त युग, मुगल युग या आधुनिक युग? तो कौन सा है? गुप्त युग है। प्रसिद्ध लौह स्तंभ कहाँ पर स्थित है? सारनाथ में, इलाहाबाद में, अजीमाबाद में या नई दिल्ली में? कहाँ पर है? नई दिल्ली में। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्र विभाजन के अंतर्गत नहीं आते हैं। पैणिक, वर्णिका, नागर या मिश्र? तो ये आते हैं आपके वर्णिका, जो किसके? विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अंतर्गत नहीं आते हैं। चित्र लक्षण के रचयिता कौन है? तो ये प्रश्न भी कई बार आता है, राजा भयजीत। अब देखेंगे, पकी हुई मिट्टी की ईंटों से बना सर्वप्रथम मंदिर है जलगांव में, भीतरगांव में, मालोगांव में, इनमें से कोई नहीं। कहाँ पर है? भीतरगांव में। भारतीय कला का स्वर्ण युग है गुप्तकाल, ये भी आपको पता है। भारतीय कला का स्वर्ण युग हम किससे कहते हैं? गुप्तकाल। फिर से वही प्रश्न है, बस थोड़ा सा चेंजेस करके लैंग्वेज चेंज कर दिया, अदरवाइज प्रश्न वही है। किस राजवंश के उत्थान काल में अजंता की गुफा में फ्रेस्को चित्रों को चित्रित किया गया है? तो देखिए यह था गुप्तकाल, मौर्य, ब्रिटिश या सुंग? तो इसमें गुप्त काल में सबसे ज्यादा कार्य हुआ है और सबसे अच्छा कार्य भी गुप्त काल में ही हुआ है। भारतीय कला का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? फिर से रिपीट है, किसको कहा जाता है? गुप्त काल को। गुप्त काल की सर्वप्रमुख विशेषता बताइए। ये प्रश्न बहुत अच्छा है। मूर्ति कला, मंदिरों का निर्माण, चित्रकला या काष्ठ कला? तो गुप्त काल की सर्वप्रमुख विशेषता या सबसे ज्यादा जो मंदिरों का निर्माण हुआ वो
गुप्त काल में हुआ था। ठीक है, आलेखन कला का बहुलता से प्रयोग किया गया है पाल शैली में, चोल शैली में, अपभ्रंश शैली में या गुप्त शैली में। तो किसमें किया गया है? गुप्त शैली में। और ये मंदिरों के जैसे पिलर होते हैं उन पर डिजाइन के लिए इस तरह से वहां पर आलेखन का प्रयोग किया गया है। प्रसिद्ध देवगढ़ का मंदिर, देवगढ़ का मंदिर उत्तर प्रदेश के किस नगर के समीप है? तो यह है आपका आगरा, ललितपुर, कानपुर या गढ़मुक्तेश्वर। तो कहाँ है ये? ललितपुर में। अब देखिए लिंगराज मंदिर कहाँ पर है? कहाँ पर है? उड़ीसा में है। सारनाथ का धमेक स्तूप के निर्माणकर्ता शासक कौन है? ये है गुप्त काल। ठीक, अब हम इधर आ जाते हैं। आयरन पिलर कहाँ पर स्थित है? तो आयरन पिलर कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। और ये कहाँ पर है? देखिए आयरन पिलर कुतुब मीनार के पास ही है। कभी आप कुतुब मीनार घूमने जाएं तो आप जरूर देखिएगा आयरन पिलर को। देवगढ़ का विष्णु मंदिर कब बनना शुरू हुआ था? 5वीं शताब्दी, 6ठी शताब्दी, 7वीं या 9वीं शताब्दी? तो ये बनना शुरू हुआ था 5वीं शताब्दी। पल्लव शासकों ने रथ वाले मंदिर किस स्थान पर बनाए थे? कांची, ऐहोल, महाबलीपुरम या चेन्नई? तो रथ वाले मंदिर जो थे वो महाबलीपुरम के मंदिर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? सित्तनवासल, सिगरिया, जोगीमारा, खजुराहो। कहाँ पर है? खजुराहो। अब देखते हैं गुप्त काल की सर्वप्रमुख विशेषता भी आ चुकी है। मंदिरों का निर्माण यहाँ पढ़ चुके हैं। उदयगिरियों की गुफाएं किस धर्म से संबंधित कला को दर्शाती हैं? बौद्ध, जैन, हिंदू, ईसाई? तो यहाँ पर ये है हिंदू। जो आपने पीछे पढ़ा उदयगिरी और खंडगिरी, तो देखिए मैं आपको बता दूं उदयगिरी और खंडगिरी अगर एक साथ आता है तो जैन, उदयगिरी आता है तो आपने वहां पर देखा है ये है हिंदू धर्म से संबंधित। ठीक है, तो देखिए आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे गुफाओं की चित्रकला, और गुफाओं की चित्रकला के चैप्टर को हम पूरा करेंगे। बहुत ज्यादा बड़ा हुआ तो हम 2 पार्ट्स में करेंगे। ठीक, और अगर लिमिटेड हुआ तो हम इसको 1 पार्ट में ही फिनिश कर देंगे। 4th चैप्टर है, अब हम जल्दी से इसको कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।